हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का वन लाइनर का पार्ट 2 है। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया, जो भी जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एमसीक्यूज बेसिकली, तो उनको कंपाइल करने की मैंने कोशिश करी है। बी एट क्लैट पीजी, सीयूटी पीजी, देन नेट, है ना, और बाकी जो जुडिशरी में जो भी पूछे गए जिनके एमसीक्यूज है उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बनाया है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि जॉन रॉल्स ने दिया है। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस मतलब जॉन रॉल्स का ये कहना था, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँ तो, कि फेयरनेस होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इनइक्वालिटी वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इनइक्वालिटी से फ़ायदा हो रहा है लोग के फ़ायदे के लिए, तो इनइक्वालिटी भी अलाउड होना चाहिए। फिर उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करी कि लॉ को कैसे बनाना चाहिए, है ना। इंसान को जो ओरिजिनल पोजीशन में रहना चाहिए और एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहना चाहिए, उसके सामने पर्दा लगा देना चाहिए कि बाकी से कोई चीज़ पता ही ना चले, तो वो बायस्ड लॉ ना बने। तो ये था। खैर, ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा जो मेन कंसर्न है ये है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दिया था, तो वो जॉन रॉल्स, ठीक है। दूसरा है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव और डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, ये इमैनुअल कैंट ने दिया था। तो इमैनुअल कैंट का बेसिकली ये कहना था कि जैसा बिहेवियर मैं सोसाइटी में एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना, अगर मैं ये चाहती हूँ कि कोई झूठ ना बोले, कोई चोरी ना करे, तो मुझे भी वही सेम बिहेवियर करना पड़ेगा। अगर मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करी कि झूठ ना बोले, चोरी ना करे, तो मुझे भी ये चीज़ फॉलो करनी होगी, मैं भी झूठ ना बोलूँ, मैं भी चोरी ना करूँ। तो ये था मेन, और बेसिकली ये बोला गया था कि कुछ मतलब प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने हैं, ठीक। फिर ओके, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हार्ट फुलर का ये जो डिबेट है, बहुत फेमस डिबेट है जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है, हार्ट और फुलर का डिबेट, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो जो डिबेट है लॉ एंड मोरालिटी से रिलेटेड है। तो इसमें मैं जस्ट शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसका पर्पस शॉर्ट में बताने का ये है कि अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा और आप लास्ट मोमेंट पे खोल रहे हैं, तो रिटेन नहीं हो पाता माइंड पे। जस्ट अगर वन लाइनर रहता है ना, जस्ट उसे बोल दिया, तो रिटेन करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हल्का से एक्सप्लेन कर देते हैं ना, तो वो ज़्यादा समय के लिए माइंड में रहता है। दैट्स द रीज़न। अदरवाइज इनकी लॉन्ग वीडियोज़ तो ऑब्वियसली कुछ तो है भी, और बनाऊंगी भी मैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये किसने कहा कि लॉ इज इन मीन्स टू एंड, ये आयरिंग ने कहा था। फिर एक क्वेश्चन ये आता है, मैच द फॉलोइंग, या फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये है सोशल यूटिलिटेरियनिज्म और इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म। तो जो बेंथम है उन्होंने इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी, और जो आयरिंग है उन्होंने सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी। फिर एक और जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सी बुक किसने लिखी, तो इसका तो एक अलग ही बन सकता है, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो है, एक बेंथम ने क्या कहते हैं कि उन्होंने बताया था द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ठीक है। और ऑस्टिन का भी एक ऐसे ही बुक है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ऑस्टिन की जो बुक है उसका नाम है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो आप याद कर सकते हो कि जो बेंथम है उसमें क्या है, लिमिट्स, ठीक है, और जो ऑस्टिन का है उसमें है प्रोविंस। तो अपना अपना कीवर्ड बना के जैसे जिसको ये याद होता है, ठीक है। अगला ये है, चलिए हार्डनेस की बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स के बारे में किसने बताया, तो HLA हार्ट ने बताया। तो जो प्राइमरी रूल्स है बेसिकली ऑब्लिगेशन बताते हैं, और सेकेंडरी रूल्स होते हैं वो बताते हैं कि कैसे प्राइमरी रूल्स को चेंज किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, मतलब क्या उसका जो अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर है वो हमारा सेकेंडरी रूल्स में पता चलता है। ये हार्ट ने बताया। हार्ट ने साथ में ये भी मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ बताया था, ठीक है। और रुडोल्फ स्टेमलर ने क्या बताया था, अगर आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में देखा है, तो डू कमेंट बिलो, ठीक है। उसके बाद पता है, इस तरीके से याद करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से याद करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन चीज़ों को ज़्यादा रिटेन कर पाता है। ये नहीं जस्ट रीड करोगे ना, लंबे समय तक दिमाग में रहता नहीं है और भूल जाते हो। तो मतलब थोड़ा कुछ तरीका बनाओ, मतलब थोड़े से इनोवेटिव करो तो ही पसंद करोगे, वरना पसंद नहीं आने वाला आपको सब्जेक्ट। ओके, फिर ये किसने कहा कि ऑस्टिन इज द पाम ट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये CK एलन ने कहा। ओके, उसके बाद अब ये ग्रे ने कुछ बातें कही। ग्रे बेसिकली मैंने आपको बताया कि वो रियलिस्ट स्कूल के थे। तो जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, वो लोग जजेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है। उनका ये मानना है कि जो लॉज हैं, जो जजेस करते हैं वही लॉ है। तो ग्रे ने क्या कहा, द कोर्ट्स पुट लाइफ इनटू द डेड वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट। तो जो स्टैट्यूट के जो वर्ड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, डेड रहते हैं। उसमें जान कौन डालते हैं, जजेस जान डालते हैं, कोर्ट जान डालता है उसके अंदर। फिर ये भी बोला ग्रे ने कि जजेस नॉट ओनली डिस्कवर लॉ बट ऑल्सो दे मेड लॉ, ठीक है।
उसके बाद सैलमन ने ये बात कही कि कस्टम इज़ टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज़ टू द स्टेट। तो आप इसके बाद एमसीक्यू लगाओगे ना, आप देखोगे कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद फिर ब्लैकस्टोन ने जो डिक्लेरेटरी थ्योरी थी उसके मेन प्रोपाउंडर जो है ब्लैकस्टोन को कहा जाता है, ठीक है। फिर सैलमन ने एक और चीज़ कही कि राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लॉ। तो जैसे आप एक राइट एंड ड्यूटी करके है ना, हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस में एक अलग से है कि लीगल राइट्स क्या होते हैं और ड्यूटीज़ क्या होते हैं। तो यहाँ पे सैलमन ने राइट्स को डिफाइन किया और ये बोला कि बेसिकली वैसा इंटरेस्ट है विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लॉ। अच्छा, अब बताऊँ क्या होता है। जैसे जो लीगल राइट्स है ना, इसकी जो डेफिनेशन है, इसके डेफिनेशन को भी दो थ्योरीज में बांटा है। एक इंटरेस्ट थ्योरी होती है, एक विल थ्योरी होती है ना। तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होता है। अब आपको ना जो ये कंसेप्ट है, एक तो जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स होते हैं मेजर, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जैसे कि पोजेशन हो गया, है ना, लीगल राइट्स हो गए, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी हो गई, तो इनसे रिलेटेड क्या हमारे पास थ्योरीज हैं। तो उन थ्योरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं आपको साथ के साथ ये भी बता रही हूँ कि क्या क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली पढ़ते समय आप उन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। ये सैविग्नी ने बताया था कि पोजेशन में दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, एक होता है कॉर्पस पोजेशनिस और एक होता है एनिमस डोमिनी। इसका क्या मतलब होता है, एक तो मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए, है ना, पोजेशन में मेरे पास होना चाहिए फिजिकल कंट्रोल, और दूसरा सेविग्नी ने बताया कि मेरा इंटेंशन होना चाहिए। एनिमस मतलब क्या, मेरा इंटेंशन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का। फिर एक ऑस्टिन की डेफिनेशन जो ओनरशिप को लेके, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से इसको सुनना। ओनरशिप इज अ राइट ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग, ठीक है, क्या है, डिटर्मिनेट थिंग, इनडिफिनाइट इन पॉइंट ऑफ यूजर, और क्या बताए, अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, जैसे मर्जी वैसे उसे डिस्पोज कर सकता है, एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, मतलब कितने समय तक भी वो होल्ड कर सकता है। तो ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। फिर अगला ग्रे ने लीगल पर्सन के बारे में बताया, ठीक है। लीगल पर्सन जैसे पर्सन होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, है ना, विद फ्लैश एंड ब्लड, और दूसरे होते हैं लीगल पर्सन, जैसे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज़ वगैरह होती है, उनको क्या किया जाता है, लीगल पर्सन बना दिया जाता है। वो लोग सू कर सकते हैं, उन लोग को सू किया जा सकता है, दे कैन होल्ड द प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें। तो ग्रे ने क्या बताया कि लीगल पर्सन कौन होता है। लीगल पर्सन इज एन एंटिटी टू विच राइट एंड ड्यूटी में बी अट्रीब्यूटेड। अगला जो वन लाइनर है हमारा, ये मैच द फॉलोइंग के उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना थ्योरीज के बारे में, ऑलरेडी इन सब पे मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा ना हो जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा लिमिटेशन है इस वीडियो में, क्योंकि इसका पर्पस ही वन लाइनर है, तो मैं थोड़ा कम कम ही बताया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बता दूँ। तो पर्पस थ्योरी किसने दिया, ब्रिन्स ने दिया। ये सब थ्योरी किससे रिलेटेड है, सारी थ्योरीज है ना, ये पर्पस थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड है, कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को हम लोगों ने पर्सनालिटी कैसे कंसिडर किया, है ना। उसका जो ब्रैकेट थ्योरी है किसने दिया, आयरिंग ने दिया। फिक्शन थ्योरी किसने दिया, सैलमन ने दिया। रियलिस्ट थ्योरी किसने दिया, गियर्ट ने दिया, ठीक है। तो इनका आप लोग नाम याद कर सकते हो। इन सब थ्योरीज में क्या है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊं, तो बस कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से इन लोगों को कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज़ जो हैं उन्हें एक पर्सनालिटी समझा गया, उन्हें राइट दिया गया। अगला जो है इंटीग्रेटिव जूरिस्प्रूडेंस। इंटीग्रेटिव जूरिस्प्रूडेंस नाम से ही समझ आ रहा है, तो इसके अंदर जो नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस है, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, मतलब सबको कंबाइन करके लीगल थ्योरीज को पढ़ना, तो ये जेरेमी हॉल ने बताया। फिर अगला है डायलेक्टिकल मेथड, तो ये हीगल ने दिया। इस डायलेक्टिकल मेथड में क्या है, तो बेसिकली इसमें ये है ना कि किसी आइडिया को एग्जामिन करना, फिर देखना कि उसके अंदर क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं, फिर उसका रेजोल्यूशन ढूंढना। तो मतलब थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इन सब की बात कर रहे हैं। थीसिस मतलब यहाँ पे आइडिया, एंटीथीसिस मतलब उस आइडिया का क्या अपोजिट हो सकता है, क्या उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, सिंथेसिस मतलब क्या उसका, उसे कैसे मतलब रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर यूगन एल्ड्रिच ने कहा था कि जो फॉर्मल लॉ है इट ट्रेल्स बिहाइंड लिविंग लॉ। तो लिविंग लॉ बेसिकली क्या होता है, वो लॉ होता है जो कि सोसाइटी में खुद बनता है। तो जो भी हमारे फॉर्मल लॉज है ना, ऐसा नहीं है कि अचानक से बना दिया जाता है, नहीं, जो सोसाइटी में ऑलरेडी चल रहा होता है ना, सोसाइटी में ऑलरेडी लॉज रहते हैं, उसे देख के बनते हैं फॉर्मल लॉज। फिर ये भी बताया कि सोसाइटी इज मेड बाय मेन इन एसोसिएशन। फिर ओलिवर वेंडल होम्स, ये भी रियलिस्ट स्कूल के, तो रियलिस्ट स्कूल वाले लोग का मैंने आपको बता रखा है, उन लोग का क्या मानना है, उन लोग का मानना है जज को ही मतलब वो लोग प्रायोरिटी देते हैं। उनका कहना है कि जो लॉ है वो जज से ही आता है। तो इन लोगों ने बोला कि लॉ क्या होने वाला क्या नहीं, वो लॉ जजेस प्रिडिक्ट करते हैं, सो इट्स अ प्रिडिक्शन थ्योरी ऑफ ए लॉ। इसके बाद में उन्होंने बात करी। फिर उन्होंने बैड मैन का भी थ्योरी दिया। बैड मैन का थ्योरी इज़ लाइक कि जो भी ये एडवोकेट्स हैं और जो भी जजेस हैं, ये लोग बैड मैन का पार्ट फॉलो कर रहे हैं,
ठीक है? मतलब यहाँ पे सब अपना प्रॉफ़िट देख रहे हैं, तो ये बताया कि ये सब बैड मैन है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता है, आपको इससे थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। एक और अच्छी चीज़ ये है ना कि आप क्या करो, जो स्कूल्स हैं, जैसे हमें पता है कि जितने भी हम स्कूल्स पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल, नेचुरल, जितने भी स्कूल्स पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, फिलॉसॉफिकल, इसमें कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो नहीं है। लेकिन अगर हमें पता चल जाता है ना कि ये जो ज्यूरिस्ट हैं इस स्कूल को बिलॉन्ग करते हैं और उस स्कूल का अगर थॉट प्रोसेस पता रहता है, तो मतलब आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और लास्ट है हॉफफील्ड एनालिसिस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये एक है। इसमें क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जाता है कि क्या ज्यूरल अपोजिट्स हैं, क्या ज्यूरल कोरिलेटिव्स हैं। बाद में क्या कहते हैं, हॉफील्ड ने, लेकिन बाद में क्या कहते हैं, इतना अच्छा जो टेबल बनाया था हॉफील्ड ने, उसमें ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज अपने आप फिट हो गए। वो कैसे फिट हुए, हॉरिजॉन्टल एरोज बना दिए गए। तो अभी हम लोग ये समझते, ये आपको याद करना पड़ेगा, जो टेबल है ना, अगर आप याद कर लोगे तो ही आप बना पाओगे, वरना ऐसे याद करना कि राइट का ज्यूरल अपोजिट ये है, ज्यूरल कोरिलेटिव ये है, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये जो वर्टिकल एरोज देख रहे हो वो क्या बताते हैं, ज्यूरल कोरिलेटिव्स बताते हैं। तो अगर राइट है तो इसका मतलब सामने वाले के, अगर मेरे पास राइट है तो इसका मतलब सामने वाले के पास ड्यूटी है। और ये जो क्रॉस एरोज है ये क्या बताते हैं, ये बेसिकली ज्यूरल अपोजिट्स बताते हैं। तो राइट का ज्यूरल अपोजिट क्या होगा, नो राइट। और फिर उसके बाद ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज क्या होते हैं, ये हॉरिजेंटल एरो, इसी अगर हम चार्ट में बना देंगे ना तो वो क्या होते हैं, ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज होते हैं। जैसे राइट का ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, प्रिविलेज। तो अगर एक के पास राइट है तो दूसरे वाले के पास प्रिविलेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये खुद में एक टॉपिक है। अगर आपको समझ आता है ठीक है, अभी तो खैर वन लाइनर था, नहीं समझ आता है तो आप डेफिनेटली बताना। और भी कोई टॉपिक है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, डू टेल, वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट, है ना, तो जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आप अच्छे से कर पाओ। सो फॉर वट एवर पर्पस यू आर प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।